बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगंज गांव में कल्पना अपने पिता अनुराग और सौतेली माँ मीनल के साथ रहती थी। मीनल की एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। कल्पना को जन्म देते वक्त कल्पना की सगी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद कल्पना के पिता अनुराग ने मीनल से दूसरी शादी कर ली थी। कल्पना के पिता अनुराग कल्पना को जन्म से ही मनहूस मानते थे। अनुराग कल्पना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और मीनल भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे मारती भी थी। ऐसे ही एक दिन कल्पना घर का सारा काम करके अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी मीनल उसके पास आती है और उससे कहती है, यहाँ क्या कर रही है? बैठकर बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है और आराम करती रहती है। मेरी बात ध्यान से सुन। शहर से मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो तू जल्दी से उसके लिए मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना दे। मैं बाजार से उसके लिए मिठाइयाँ लेने जा रही हूँ। और हाँ, कंचन अभी सो रही है, अगर वो उठ जाए तो उसका भी ध्यान रखना, समझी? ठीक है माँ। इतना बोलकर मीनल बाजार चली जाती है और कल्पना रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बनाकर रख देती है। फिर पूरी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है। तभी अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब कल्पना बाहर जाकर देखती है तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत कल्पना को देखकर बोलती है, ऊपर वाले के नाम पर खाने के लिए दे दो बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझ पर दया करके मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। दादी माँ, आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कल्पना रसोई में जाती है और जल्दी से 4 पूरियाँ बनाकर पूरी और मटर पनीर की सब्जी लाकर उस बूढ़ी दादी को दे देती है और वो बूढ़ी दादी सारा खाना खा लेती है और कल्पना से कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी भूख शांत की है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। इतना कहकर वो बूढ़ी दादी वहाँ से चली जाती है। तभी कल्पना को रसोई घर से कंचन के चिल्लाने की आवाज आती है। कल्पना भागकर रसोई घर में जाती है और देखती है कि कंचन ने गरम कढ़ाई को छू लिया था और गरम कढ़ाई छूने की वजह से उसका हाथ जल गया था और वो दर्द की वजह से बहुत तेज तेज चिल्लाकर रो रही थी। कल्पना कंचन से कहती है, अरे कंचन, ये तूने क्या कर लिया? कंचन, तू ठीक तो है ना? दिखा तो कहाँ जला है, मैं अभी बर्फ लगा देती हूँ। कल्पना ऐसा बोल ही रही थी कि इतने में मीनल और उसकी बहन वहाँ आ जाती है। मीनल अपनी बेटी को दर्द में तड़पता देखकर कल्पना पर आग बबूला हो जाती है और कल्पना से गुस्से में कहती है, ये तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तूने जानबूझकर किया है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मैं तुझसे घर का जरा सा काम करवाने लगी तो तूने इसका बदला इस तरह से लिया? नहीं माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। माँ, मेरी बात तो सुनिए। कल्पना की बात को मीनल अनसुना कर देती है और अपनी बहन से कहती है, बहन, तू जल्दी से कंचन को लेकर हॉस्पिटल चली जा। मैं अभी एक छोटा सा काम करके आती हूँ। जब उसकी बहन कंचन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है तो उसके बाद मीनल कढ़ाई का खौलता हुआ गरम तेल कल्पना के ऊपर डाल देती है, जिससे कल्पना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। माँ, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? मुझे बचा लीजिए माँ, मैं मर जाऊंगी माँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब
तुझे समझ में आएगा कि आग से जलने के बाद कैसा लगता है। अब तू यहीं पर मरती रह, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ। कल्पना को बहुत जलन और दर्द हो रहा था। कल्पना के सारे बाल जल गए थे और चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। कल्पना जमीन पर बैठकर बहुत रोती है और अपने आप से कहती है, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है और मेरे सारे बाल भी जल चुके हैं। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मुझे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। इतना बोलकर कल्पना गांव के पास एक तालाब में जाकर कूद जाती है। अगले दिन जब कल्पना की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही अनोखी दुनिया में पाती है। कल्पना ये सब देखकर बोलती है, हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी कल्पना देखती है कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर एक पोटली लेकर जा रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत थकी हुई लग रही थी। कल्पना दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है, अम्मा, आपसे ये पोटली लेकर चला नहीं जा रहा। लाइए, मैं ये पोटली ले लेती हूँ और आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, आपका घर कहाँ है? बेटी, यही पास वाली पहाड़ी के पास मेरा घर है। अब कल्पना बूढ़ी औरत से पोटली ले लेती है और उसके घर पहुंचा देती है। कल्पना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, आप यहाँ पर अकेली रहती है? हाँ बेटी, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद मैं परेशान होकर कुएं में कूद गई थी, पर मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। तब से मैं यहाँ पर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अम्मा, आप बहुत थकी हुई है ना? आज मैं आपके घर का सारा काम कर देती हूँ। उसके बाद कल्पना उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाती है और फिर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद कल्पना बूढ़ी औरत से बोलती है, अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। कल्पना थोड़ी दूर चलती है और चलते चलते वो थक जाती है तो वो एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान एक घायल चिड़िया की तरफ जाता है। वो उठकर उस चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे, ये चिड़िया बेचारी काफी जख्मी लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद कल्पना जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर उस चिड़िया के जख्मों पर लगा देती है। तभी अचानक वो चिड़िया एक खूबसूरत सी परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर कल्पना हैरान हो जाती है। तभी परी कल्पना से कहती है, घबराओ मत कल्पना, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी जिसमें तुम सफल हो गई हो। कल्पना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। तुम अत्याचार की वजह से तालाब में कूद गई थी और तुम इस जादुई दुनिया में पहुँच गई। मैं तुम्हें जादुई सोने के लंबे बाल दे रही हूँ। तुम जो भी उससे मांगोगी तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और कल्पना के सर पर सोने के जादुई लंबे बाल आ जाती है और कल्पना एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। उसके बाद कल्पना परी से कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। कल्पना, मैं तो तुम्हारी मदद करने ही यहाँ आई थी। अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। उसके बाद कल्पना अपने घर वापस आ जाती है। कल्पना को देखकर उसकी सौतेली माँ मीरन कल्पना से कहती है, अरे, तू यहाँ फिर से आ गई? मुझे लगा कि तू कहीं पर मर गई होगी, लेकिन तू तो अभी तक जिंदा है। और ये तेरे बाल सुनहरे कैसे हो गए? ऊपर से तू इतनी सुंदर कैसे हो गई?
माँ, ये जादुई सोने के लंबे बाल है। मैं इससे जो भी मांगूंगी मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा। फिर कल्पना मीनल को सारी बातें बता देती है। मीनल को कल्पना के सोने के बाल देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो कल्पना से बहुत ही प्यार से बात करने लगती है। कल्पना बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको माफ कर दिया है। कल्पना बेटी, तू आराम से बैठ। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बना कर लाती हूँ। उसके बाद मीनल ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाती है और सभी साथ में बैठकर खाते हैं। तभी कल्पना अपनी सौतेली माँ मीनल से कहती है, माँ, मेरा पेट भर गया है, मैं सब बर्तन धो देती हूँ। नहीं बेटा, तू बर्तन मत धो, तू जाकर आराम कर। कंचन है ना, वो ये सब कर लेगी। जा बेटा, जा आराम कर। इसके बाद कल्पना अपने कमरे में सोने चली जाती है। कल्पना अपने सोने के बालों से हर किसी की मदद किया करती थी। कल्पना जितना लोगों की मदद करती, उसके बाल उतने ही लंबे और सुंदर होते जा रहे थे। एक दिन मीनल कल्पना के पास आई और कल्पना से कहती है, कल्पना बेटी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुम थोड़े से पैसे दे देती तो काम चल जाता। तभी कल्पना अपने थोड़े से सोने के बाल तोड़कर मीनल को दे देती है और कहती है, ये लीजिए, आप मेरे ये सोने के बाल ले लीजिए और इसे बेचकर आप घर का सारा सामान ले आइए। अगले दिन कल्पना मीनल से कहती है, माँ, मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? तू जाकर आराम कर। कंचन है ना, वो खाना बना लेगी। इसके बाद कल्पना अपने कमरे में चली जाती है। तभी कंचन गुस्से में अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, आखिरकार आपको हो क्या गया? जब से ये कल्पना लौट कर आई है तब से आप उसी को प्यार करने लगी है। ऐसा लगता है आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे मेरी भोली बेटी, ये तो सब एक दिखावा है। मैं तो उस मनहूस के सोने के बालों से प्यार करती हूँ और मैं उससे थोड़े थोड़े सोने के बाल लेकर एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। माँ, अगर हम इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल लेकर बेचते रहे फिर तो हम अमीर होने से रहे, उल्टा हमें जिंदगी भर इस मनहूस का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। क्यों ना हम इसके सारे बाल एक ही बार में चुरा लें? तुम भी सही ही कह रही हो बेटी। हाँ, अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन मीनल कल्पना के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। कल्पना खाना खाते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी कल्पना को उसके कमरे में लेकर जाती है और शेविंग मशीन से उसके सारे बाल काटने लगती है। तभी अचानक कल्पना के बाल बहुत लंबे और घने हो जाते हैं और दोनों माँ बेटी के हाथ सोने के बालों से बंध जाते हैं और जादुई सोने के बाल दोनों माँ बेटी को उल्टा लटका देता है। दोनों माँ बेटी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बचा लो माँ। बेटी, मैं तुझे कैसे बचाऊं? मैं तो खुद ही इन बालों की रस्सी में बंधी हुई हूँ। मुझे भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। उठो कल्पना, हमें बचाओ। कल्पना प्लीज, हमें इस जादुई बालों से बचा लो, वरना तुम्हारे जादुई बाल हमें मार देंगे। हाँ कल्पना, प्लीज उठ जाओ, हमें बचा लो, उठ जाओ कल्पना। दोनों माँ बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कल्पना उठ जाती है और मीनल से कहती है, अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है और आप दोनों हवा में उल्टे कैसे लटकी हो?
कल्पना बेटी, हमें माफ कर दे। हम दोनों लालच में आकर तुम्हारे सोने के जादुई बाल काटने जा रहे थे, तभी हमारी ऐसी हालत हो गई। बेटा, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा ले बेटा। तभी कल्पना अपने जादुई बालों से बोलती है, हे जादुई सोने के बाल, मेरी माँ और मेरी बहन को छोड़ दो, उनसे गलती हो गई थी और वो अपनी गलती मान भी रही है। कल्पना के इतना बोलते ही दोनों माँ बेटी को जादुई बाल की रस्सी छोड़ देती है। उसके बाद मीनल और कंचन कल्पना से माफी मांगती है। कल्पना, हमें माफ कर देना बेटी। हाँ कल्पना, प्लीज हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है। इसके बाद से मीनल कभी भी कल्पना के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती है। उसके बाद सभी मिलकर एक साथ एक ही घर में एक छत के नीचे हंसी खुशी से रहने लगते हैं। सूरजपुर गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी निशा और बेटी चांदनी के साथ रहता था। वो बिल्कुल गोल बटोल गुड़िया सी लगती थी। सबसे सुंदर उसके बाल लगते थे। चांद से चेहरे को घेरे हुए काले काले बाल बहुत सुंदर लगते थे। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम चांदनी रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से चांदनी की माँ की मृत्यु हो गई और मोहनलाल ने मोहिनी से दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी मोहिनी की भी एक लड़की हो गई, लेकिन वो चांदनी की तरह खूबसूरत नहीं थी। फिर ऐसे ही बहुत समय बीत गया और दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गयीं कि तभी एक दिन मोहिनी की लड़की शिल्पा रोती हुई आई और बोली, मम्मी, अब मैं चांदनी के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम चांदनी की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अरे बेटी, रो मत, तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ, लेकिन चांदनी की तरह लंबे नहीं है। जब मुझसे कोई ऐसा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मी, इसकी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो मेरी राजकुमारी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन मोहिनी ने जड़ी बूटियों की कोई दवा तैयार की और उसने वो बिरयानी में मिलाकर चांदनी को खाने के लिए दे दी। उस बिरयानी को खाने के थोड़ी ही देर के बाद चांदनी के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी और वो बोली, मम्मी, पता नहीं ये बिरयानी खाकर मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। अरे, क्या हो गया है तुझे? पता नहीं क्या बात है मम्मी। दवा का असर उसे पता नहीं था। वो तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन से चांदनी के शरीर में बदलाव आने लगा। फिर चांदनी अपनी सौतेली माँ से बोली, ये क्या है? मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है। आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी, ये मुझे क्या हो रहा है? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़े ही दिनों में चांदनी के सर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी, आपने तो गजब ही कर दिया। मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था। अब ठीक है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी तब सब मुझे ही सुंदर बताएंगे। फिर एक बार मोहिनी के भतीजे की शादी का कार्ड आया। मोहिनी चांदनी और शिल्पा के साथ उस फंक्शन में गई। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर चांदनी को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है। ये कितनी बदसूरत लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सर पर बाल भी नहीं है। शायद किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा।
जब ऐसा हाल है तो अपने घर पर ही बैठती जरूरी क्या है कि हर जगह जाकर घुसो। सर पर बाल भी नहीं है, कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबा कर निकाला है। अब भला इसे लाने की क्या जरूरत थी, सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया है। उनकी ये सारी बातें सुनकर शिल्पा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब सब उससे सुंदर बता रहे थे। चांदनी की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया, बहुत बनी घूमती थी पहले, अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा लगता है। दूसरे दिन जब शिल्पा, माँ और चांदनी लौटकर वापस घर आए तो चांदनी रोते हुए बोली, मम्मी आज से हम कहीं भी नहीं जाएंगे, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े ही दिनों में चांदनी और भी बदसूरत हो गई, इसलिए वो अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। लेकिन वहाँ बैठे सारे मरीज चांदनी का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार, ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली और बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हों। चांदनी सुनने के सिवा और क्या कर सकती थी। वो बिना दवा लिए ही घर वापस लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो चांदनी ही करती थी। दूसरे दिन वो बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। शिल्पा बोली, मम्मी चाय पीनी है, अभी तक चांदनी नहीं उठी, जाकर देखो क्या बात है, कितनी देर में मिलेगी। ये सुनकर मोहिनी को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है? काली माई कही की, अभी तक तूने कुछ काम नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरा उठने का मन ही नहीं करता, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो मोहिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने चांदनी को हाथ पकड़कर उठाया और दांत पीसकर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले। कसम से पूरे बदन और सर में तेज दर्द है। मनहूस कही की काली कलोटी, जब तुझे कोई काम ही नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मोहिनी ने हाथ पकड़कर चांदनी को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने चांदनी को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? चल निकल यहाँ से। और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब बेचारी चांदनी बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी। उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आज मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। बहुत थक जाने पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। चांदनी उसके काम में मदद करने लगी। बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, चांदनी ने उसका टोकरा उसके सर पर रखवा दिया। बेटी तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले मैं तुझे ये कंघा देती हूँ, इसे तू अपने बालों में फिराना। और ये शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है, इसे पानी में डालकर नहा लेना। भगवान की दया से फिर तुझे कोई कमी नहीं रह जाएगी। और इस जादुई कंघे से तुम जो भी मांगोगी ये वही देगा। ये सुनकर चांदनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। कंघा फिराते ही उसके घने काले लंबे बाल वापस लहराने लगे। फिर चांदनी खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई। उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे ऊपर वाले, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था।
मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग और मेरे बाल वापस आ गए। ये सुनते ही मोहिनी दौड़ी हुई आई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर चांदनी को देखने लगी। अरे बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर मोहिनी तो डर गई। अब तो बस जादुई कंघी को आजमाना बाकी रह गया था। हे जादुई कंघी, तू थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दे और मेरी मम्मी को खुश कर दे। अब मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। तभी उस जादुई कंघी से नोटों की गड्डी झरने लगी और जब गड्डियाँ देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। चांदनी के लिए मोहिनी के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघे की करामात थी। मोहिनी ने चांदनी को गले से लगा लिया और बोली, बेटी तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। चांदनी तो थी ही दिल की अच्छी। उसने सबको माफ कर दिया। शिल्पा ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था। घर में पैसों की कमी भी नहीं रही। फिर चांदनी दिल खोलकर गरीब लोगों की सहायता करने लगी। अब दूर दूर तक उसका नाम फैल गया और वो बहुत फेमस हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।